जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 4 नवंबर 2022 और आज का दिन है शुक्रवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके कारण क्या है। फिर हम यहाँ पर जो ग्रेप है यानी जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स वाला जो इंडेक्स है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम दिल्ली की जो बौद्धिक जो स्वरूप है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर उसकी लोकेशन अवस्थित है, और यहीं पर हम जो इंडिया का फिजिकल मैप है उसको भी लिंक करने का प्रयास करेंगे दिल्ली के प्रदूषण में। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम सीवीसी को देखने का प्रयास करेंगे यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग को देखेंगे और किस कानून के तहत इसका प्रावधान किया गया उसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके संरचना उसको देखेंगे, इसके कार्य क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे हम। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम कृषि और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संबंधित खबर को देखेंगे और इसी को हम कंजर्वेशन से भी जोड़कर देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो ड्रिप सिंचाई क्या होती है, फिर रीच एंड फॉरो तकनीक क्या होती है, तो किस तरह से इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। यहीं पर हम अटल भूजल योजना को भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित खबर रहेगी जिसमें हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को देखेंगे जो आने वाले समय में नवंबर में जो कहाँ पर मिस्र के जो शर्म अल शेख में आयोजित होने वाली है उसको देखने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पर। और यहीं पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में भारत इस जो मीटिंग है इसमें कौन सी बातों को उठाएगा। तो अभिव्यक्ति में जो संभव है दूसरी पीली क्रांति, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। किसे किससे जोड़कर देख सकते हैं हम, तो जीएस3 एग्रीकल्चर से जोड़कर देख सकते हैं कि जो देश 1995 तक खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर था वह सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक कैसे बन गया। तो इसे आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हाल ही में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों है उसको मंजूरी देने के बाद अभी उसी पे विवाद भी चला हुआ है, तो आप इसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद सभी देशवासियों के लिए समान कानून की कवायद शुरू, तो इसे आप जो समान नागरिक संहिता उसे देखेंगे कि किस तरह से जो सभी देशवासियों के लिए जो सिविल है फौजदारी कानून है सबके लिए एक समान हो सकते हैं आने वाले समय में। तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि इससे किस तरह के और फायदे हो सकते हैं। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में क्या कहा है भारत की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। फिर हम खेरसान यानी यूक्रेन का मैप का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे चर्चा में क्यों बना हुआ है। फिर हम इजराइल की जो मैप है उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि चर्चा में क्यों बना हुआ है। उसके बाद हम सीपीएससी को समझेंगे यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यहीं पर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी देख लेंगे। फिर हम वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि वासुदेव बलवंत फड़के कौन थे। फिर हम अटल भूजल योजना की जो की फीचर्स है उनको देखने का प्रयास करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस इसको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे सस्ते से जो एक्सपेंसिव है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसको देखेंगे और कंट्रीज का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम भारत को भी देखने का प्रयास करेंगे हम। उसके बाद हम इजराइल का मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम सीपीसी को देखने का प्रयास करेंगे यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, उसकी लोकेशन को देखेंगे। फिर हम उसके बारे में कुछ तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे कि इससे चीन को क्या लाभ हो सकता है, पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, इसका विरोध जारी है तो क्यों जारी किया गया विरोध, और भारत की आपत्ति क्या है इसको लेकर उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फिर देखने का प्रयास करेंगे। इसके दो पार्ट मेरीटाइम सिल्क रूट को और न्यू सिल्क रोड को, और चाइना की महत्वाकांक्षी योजना तो इसको भी और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम यूक्रेन का मैप का एनालिसिस करेंगे, उसकी जो महत्वपूर्ण सिटीज है उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर जो चर्चा में बने हुए हैं जो शहर है उनको देखेंगे यानी लुहांस्क को, डेनेस्क को, जपोरिजिया को, खेरसान को। फिर उसके बाद हम यूक्रेन है उसका फिजिकल मैप को एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ इमेजेस से जो क्लाइमेट चेंज है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम समझ सकते हैं। फिर जो इंडिकेटर से वार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड के तो उसको समझेंगे किस तरह से जो ग्लोब है या वर्ल्ड है वार्म हो रहा तो उसके इंडिकेटर क्या हो सकते हैं, उसी को अन्य इमेज से समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि जो नवंबर में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की जो बैठक आयोजित होने वाली है उसकी लोकेशन को देखने का प्रयास करेंगे हम। उसके बाद हम जहाँ इजिप्ट में आयोजित होने वाली है तो हम इजिप्ट का जो फिजिकल मैप है उसका एनालिसिस कर लेंगे हम। फिर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित जो तथ्य उनको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम दिल्ली का मैप को देखेंगे, दिल्ली की लोकेशन को देखने का प्रयास करेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ है। फिर हम भारत का जो फिजिकल मैप है उसमें जो दिल्ली है उसकी लोकेशन को देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसको देखने का प्रयास करेंगे कुछ इमेजेस के बाद।
फिर हम देखेंगे कि जो दिल्ली है उसकी एयर पोल्यूशन के जो मेजर कॉज क्या है, यानी उसके कारण क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसको कुछ फाइलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से दिल्ली की जो वायु है वो प्रदूषण हो रही है। उसके बाद हम कुछ और अन्य में से देखेंगे। फिर देखेंगे कि जो दिल्ली की जो हवा है उसको किस तरह से जहरीली हो रही है, तो उसमें जो कंपोनेंट है यानी जो निर्माण कार्य है, सड़क की धूल है, तो उनको समझने का प्रयास करेंगे कि वो कितना योगदान दे रहे हैं। फिर इससे चिंता के कारण क्यों, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे कि वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली की जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया गया है जिसे हम ग्रेप कहते हैं, तो उसको समझेंगे कि वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम दिल्ली के बारे में देखेंगे। और अंत में हम जिन लोकेशन की बात करेंगे उनको जाते जाते समय हम गूगल मैप में देखते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण लागू। तो इसे किससे जोड़कर देख सकते हैं हम, तो GS1 जियोग्राफी से जोड़कर देख सकते हैं, GS3 इंडियन इकोनॉमी, पॉल्यूशन, हेल्थ और क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देख सकते हैं। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आपात बैठक कर जारी किए आदेश। 2 से 3 दिन तक एयर इंडेक्स 400 से 450 के बीच रहने के आसार। रविवार को ग्रेप की उप समिति फिर से इन प्रतिबंधों को करेगी समीक्षा। तो देख लेते कि हम चर्चा में क्यों है। तो वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी यानी रेड जोन में पहुंचते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग या जिसे हम CAQM ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया है। गुरुवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 दर्ज किया गया था। कई क्षेत्रों में यह इससे भी ऊपर चला गया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। CAQM ने बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। तो अब यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया है उनको हम एक एक करके विस्तृत रूप से देखते हैं। तो आप दिल्ली के मैप को देखिए तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से वहाँ की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, वो प्रदूषित हो गई है। अब आप चलिए दिल्ली पे। तो दिल्ली का आप फिजिकल पहले उससे पहले आप उसके पॉलिटिकल मैप को देखिए दिल्ली को। तो ये उधर उत्तर प्रदेश हो गया इसकी पूर्व की साइड में। दक्षिण में साइड में देखिए आप हरियाणा हो गया, हरियाणा से घिरा हुआ है ज़्यादातर क्षेत्र इसका। उसके अलावा देखिए आप जो यमुना है उसके किनारे अवस्थित है। अब इसका जो दिल्ली है उसका ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो यमुना के किस दिशा में है, तो वो पश्चिम की दिशा में पड़ेगा। उसके अलावा आप देखिए नॉर्थ हो गया, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट दिल्ली। उसके अलावा देखिए ये न्यू दिल्ली वाला क्षेत्र साउथ साउथ दिल्ली, ये साउथ ईस्ट दिल्ली हो गया, ईस्ट दिल्ली हो गया। तो ये जो दिल्ली का जो क्षेत्र है उसको डिवाइड कर रखा है। अब हम दिल्ली है, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसके कारण को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है दिल्ली की जिस तरह से, तो उसकी वजह से भी यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। दूसरा है अनप्लान डेवलपमेंट, यानी बिना कोई योजना बनाए यहाँ का विकास होना। दूसरा है कि जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना, सॉलिड वेस्ट है वो बढ़ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। इसकी वजह से भी यहाँ पर जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। दूसरा है कि जो हाई डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, यानी जो जीवाश्म ईंधन है उन पर निर्भरता है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भी जो यहाँ की जो वायु है वो प्रदूषित हो रही जा रही है। दूसरा है लैंड लॉक जियोग्राफी ऑफ दिल्ली। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो 7वां पॉइंट है इसका जिक्र किया गया है कि जिस लैंड लॉक्ड जियोग्राफी ऑफ दिल्ली, तो इसको समझेंगे कि ये किस तरह से जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है उसमें अपना योगदान दे रहा है। उसके अलावा स्टल्बिंग बर्मिंग है, उसके अलावा लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है जिससे धूलकण है वो उड़कर वापस जो वायु में जाते हैं, जिसकी वजह से जो वायु है उसमें पॉल्यूटेड मैटर्स या जिसे हम PM2.5 या 10 है उनकी जो सांद्रता है या कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती है वायु में, जिसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होती है। अब जैसे हमने बात की थी 7वें पॉइंट की, जहाँ पर हमने जिक्र किया था कि जो लैंडलॉक्ड ज्योग्राफी ऑफ दिल्ली है, तो इसी को आप भारत का जो फिजिकल उसमें देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो दिल्ली है उसकी जो लोकेशन है वो लैंडलॉक है। तो आप उत्तर में देखिए तो आपको हिमालय वाला क्षेत्र दिख रहा होगा। अब आप दक्षिण में चलिए तो आपको दक्कन का पठार दिख रहा होगा। अब इधर आप देखिए तो ये मैदानी वाला क्षेत्र हो गया, जो उत्तर का मैदान या गंगा का जो मैदान है उसे कहते हैं हम। इधर देखिए आपको पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, जहाँ से जो पराली जलाने की जो घटनाएं घटित होती हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जब पराली जलाते तो उसका जो धुआं है, अब वो धुआं है तो वो किस साइड जाता है, या उसके जो पार्टिकुलेट मैटर रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो वो दिल्ली की साइड जाते हैं। अब दिल्ली की साइड चले तो गए, अब उनको ऊपर जाने के लिए क्या है या साइड पे जाने के लिए जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर हिमालय वाला क्षेत्र आ जाता है, जो भी वायु है उसको यहाँ पर रोक के रखता है, जिसकी वजह से क्या है कि इधर से भी जो वायु आती है पराली जलाने से या अन्य एक्टिविटीज से या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गई,
अब वो यहीं पर धीरे धीरे क्या इकट्ठे होने लग जाती, कंसंट्रेट होने लग जाती, जिसकी वजह से क्या यहाँ की जो वायु है वो धीरे धीरे निरंतर देखते चलेंगे हम, तो उसकी जो वायु प्रदूषण है वो धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो उसकी स्थिति दर्ज की गई 450, उससे पहले कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो उसी समय जो इसी की स्थिति दिल्ली में जो वायु की वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। उसके अलावा आप यहाँ पर बारह थे तो उसके फिजिकल मैप को और अच्छे से देखिए तो आप देख रहे होंगे ये उत्तर में आपको इंडस रिवर दिखाई दे रही होगी, ये हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई है। उसके अलावा आप देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में अवस्थित है न्यू दिल्ली। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर रेगिस्तान वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, मैदान वाला क्षेत्र हो गया, गंगा यमुना, आगरा, कानपुर, पटना। उसके अलावा दक्षिण में चलिए आपको नागपुर, कलकत्ता दिखाई दे रहा होगा, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, कावेरी, कावेरी के उत्तर में अवस्थित है बेंगलुरु, कृष्णा नदी के उत्तर में क्या है तो हैदराबाद है, गोदावरी के दक्षिण में क्या है तो हैदराबाद अवस्थित है। उसके अलावा मुंबई की लोकेशन को देखिए, गोवा, उसके अलावा कोच्चि को देखिए, उसके अलावा छोटा नागपुर वाला पठार को देखिए आप, तो इसके उत्तर में अवस्थित होता है न्यू दिल्ली। उसके अलावा आप देखिए यमुना हो गई, तो यमुना के किनारे अवस्थित आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी, आगरा के उत्तर में न्यू दिल्ली अवस्थित है। उसके अलावा आप अमृतसर को देखिए, कश्मीर को देखिए। तो इस तरह से हमें इसकी लोकेशन को भी देखना है क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। उसके अलावा आप इमेज को देखिए तो आप इमेज से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो दिल्ली है उसकी जो वायु जो गुणवत्ता है उसमें जो खराब है, तो उसका एक कारण क्या है तो आप इंडस्ट्री वाले क्षेत्र को देखिए। उसके अलावा आप देखिए कि वहाँ जिस तरह से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो पेड़ पौधे हैं उनको हम कटाई करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंक्रीट के जंगल है वो तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल जंगल है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है जो पेड़ पौधे जो कार्बन सिंक का काम करते हैं तो वो कार्बन सिंक का काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी वजह से कि वहाँ की क्लाइमेट चेंज भी धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। तो इस इमेज से आप स्वयं समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। अब इसी को एक अन्य इमेज से देखिए कि वहाँ पर जो व्हीकल है, जो ट्रैफिक है वो किस तरह से योगदान दे रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो वायु की गुणवत्ता है, अब आप यहाँ पे देखिए तो ये वायु जैसे ट्रैफिक है तो ट्रैफिक से क्या निकलेगा, जो वाहन है उनसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलेगी जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण है, तो वो भी जो वहाँ की गुणवत्ता है वायु प्रदूषण है उसमें अपना योगदान देगी। उसी के अलावा आप देखिए दिल्ली की हवा को कौन कर रहा है जहरीला, तो उसी में देखिए कि 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां हैं दिल्ली में, कोयला से चलने वाले पावर प्लांट है, निर्माण कार्य और सड़क की धूल, 5,000 से ज़्यादा कारखाने रिहायशी इलाकों में मौजूद है यानी जहाँ पर पब्लिक रहती है। उसके अलावा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जलाना, तो ये सभी क्या है कि जो दिल्ली की जो वायु है उसकी जो गुणवत्ता खराब करने में अपना योगदान दे रहे। अब ये सब चिंता के विषय क्यों, तो आप देखिए कि वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, तो उनसे हार्ट डिजीज होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कार्निया डिजीज है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, हाइपरटेंशन है, आंखों में जलन है, सिर दर्द होना। तो इस वजह से भी ये चिंता का विषय है। अब यहाँ पर जिसकी हमने बात की थी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो उसको देख ले तो ये क्या है, तो ये विशेषकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के चिंताजनक स्तर से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग या CAQM द्वारा तैयार प्लान है। अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसके बारे में और विस्तृत रूप से देखते हैं। तो यह विशेषकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के जो चिंताजनक स्तर होता है उससे किस तरह से निपटा जाए, और जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जिस तरह का लेवल होता है उसके हिसाब से इसमें कुछ योजनाएं या प्लान तैयार किए जाते हैं। तब इसमें देखते हैं कि इसके तहत प्रदूषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक निश्चित प्रतिक्रिया निर्धारित की गई है और ये निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले क्या है, तो वायु गुणवत्ता जो मॉडरेट टू पुअर हो यानी जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स है 201 से 300 के बीच में होने पर क्या किया जाता है, तो सड़कों की सफाई है, ईंट के भट्टों हैं या उद्योगों को निर्देश जारी किया जाता है कि आप अपनी गतिविधियों को नियंत्रित कीजिए और जो प्रदूषण है उसको कम कीजिए। अब जैसे ही वेरी पुअर यानी जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर गया और 400 के बीच में रहा तो उस समय क्या किया जाएगा, तो डीजल जनरेटरों पर रोक लगा दी जाती है, पार्किंग फीस में बढ़ोतरी की जाती है ताकि जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को कम से कम इस्तेमाल करें और जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उनका इस्तेमाल करें। बस है, पेट्रोल की जो संख्या में वृद्धि की जाती है। उसके अलावा जब भी फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स है 401 से ऊपर और 450 से नीचे रहेगा तो समय क्या किया जाता है, तो जब उस समय क्या हो जाता है, तो सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो उस समय क्या है, तो जो पत्थर तोड़ने वाले ईंट भट्टों को बंद कर दिया जाता है तथा सड़कों की नियमित सफाई की जाती है। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर पहुंच जाता है तब कौन सी कंडीशन होती है, तो सीवियर टू इमरजेंसी की स्थिति में दिल्ली में जो ट्रकों की जो एंट्री है उन पर रोक लगा दी जाती है, निर्माण कार्यों को रोक दिया जाता है और ऑड इवन जैसे कार्यक्रम लागू कर दिए जाते हैं तथा स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी जाती हो। जो हाइब्रिड मोड है
उसमें जो काम है ऑफिस के वो कर दी जाती, ताकि जो लोग हैं वो कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें या ऑफिस में कम से कम उनकी आवाजाही हो, ताकि वो अपने घर से ही कार्य कर सके। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की तो उसको देखिए। अब यहाँ पर दिल्ली का जो बताया जाता है वो कितना था, तो 450 के लगभग बताया। तो कौन सी कंडीशन, तो सीवियर कंडीशन है। तो उसके अलावा आप और भी देखिए, तो इधर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, इधर कैटेगरी रख दिया, या 0 से 50 लेने पर गुड है, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और 50 से ऊपर हुआ और 100 से नीचे तो कैसा है, तो सेटिस्फैक्ट्री है। फिर 101 से 200 के बीच में हुआ तो मॉडरेट है, फिर 201 से 300 के बीच में हुआ तो पुअर है, फिर 301 से 400 के बीच में हुआ तो वेरी पुअर, फिर 401 से 500 के बीच में हुआ तो सीवियर, यानी बहुत ही गंभीर कंडीशन हो जाती है, फिर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं इस पर। तो इसी तरह से आप देखिए जिस तरह से जो एयर क्वालिटी है वहाँ की बिगड़ी, तो फिर लोग क्या करेंगे, तो मास्क के उनका इस्तेमाल करेंगे, यानी जो अच्छी वायु है उनको नहीं मिलेगी, तो उससे क्या होगा कि स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी फैलने लग जाएगी। तो इस तरह से मैं जो खबर थी उसको देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं, जांच एजेंसियों के पक्ष में खुलकर आए पीएम मोदी। तो सीवीसी के सतर्कता सप्ताह कार्यक्रम को किया संबोधित। भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों का खुलकर समर्थन करते हुए मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार से निपटने के दौरान उन्हें रक्षात्मक होने की आवश्यकता नहीं है, भले ही निहित स्वार्थों वाले कुछ लोग उन्हें बदनाम करते रहे। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। तब यहाँ पर जो सीवीसी की बात की यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो इसको देखते हैं हम कि ये क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो हम उसकी साइड पे आए। अब यहाँ पर देखते हैं हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो पहला प्रश्न है कि सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब और क्यों की। तो सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु श्री के संतानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर सरकार ने फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी। अब दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की पृष्ठभूमि क्या है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की अवधारणा एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान के रूप में की गई है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है एवं केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1988 को सांविधिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया है। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्तमान दर्जा क्या है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत प्रभावी हुआ है। अब इस आयोग की संरचना की बात की जाए तो इसमें आयोग की संरचना में क्या है, तो एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जो अध्यक्ष होता है, उसके अलावा सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 2 से अधिक नहीं होगी, वो इसके सदस्य होते हैं। अप्रैल 2004 के तहत लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरुपयोग करने संबंधित लिखित शिकायत प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने वाली एक नोमित एजेंसी या नोमिनेटेड एजेंसी के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्राधिकृत किया है। तो इस तरफ से हमने जो केंद्रीय सतर्कता आयोग उसके बारे में देखा है। अब यहाँ पे चलिए, अब तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है अभी, तो सुरेश एन पटेल है। उसके अलावा सतर्कता आयुक्त कौन है, दो, तो आप देख रहे हैं एक प्रवीण कुमार है, एक अरविंद कुमार है। तो ये दोनों सतर्कता आयुक्त के सदस्य हैं। उसके अलावा हमने देख लिया कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो इस तरह से हमें देखना है। तो यहाँ पर आप अगर इस साइट पे जाएंगे तो आपको और भी अच्छी से जानकारी मिलेगी। शिकायत पर कार्रवाई करने की नीति क्या है, शिकायत पर विस्तृत दिशा निर्देश, उसके अलावा पर्दाफाश शिकायतें दर्ज करें अथवा शिकायत की स्थिति देखिए। तो इस तरह से आपको भी अगर कोई शिकायत है किसी ऑफिस से या कार्यालय, तो आप यहाँ पर आकर शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखना था सीवीसी को। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। अब हम देखेंगे जिसमें हम कृषि है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे जोड़कर देखेंगे इस खबर को जो देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे हमें पता है कि जो 7वां जो अभी सप्ताह चल रहा है किसका, इंडिया वाटर वीक का 2022 का, तो उसमें जो जल संरक्षण है उससे संबंधित जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे देखेंगे, क्योंकि हमारा जो कृषि से संबंधित है GS3 में, तो ये महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि यहाँ से हर साल 2 या 3 प्रश्न मेंस में बनते रहते हैं और उसके अलावा प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ये किससे संबंधित है। तकनीकी से कीजिए तो 80% तक फसल उत्पादन और 45% पानी की बचत। अभी तो ये किसके लिए कहा है, तो जिस तरह से जो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है तो इनको हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो
फसल उत्पादन या जो प्रोडक्टिविटी उसमें इंक्रीज करती है और पानी की बचत भी करती है साथ में। तो देश की बढ़ती आबादी की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि पर भी दबाव बढ़ रहा है। खेती के लिए नए क्षेत्र तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन फसलों की सिंचाई सबसे बड़ी चुनौती है। देश में अभी 85% खेती वर्षा जल पर निर्भर है। नहरों व नदियों के पानी का उपयोग भी हो रहा है, फिर भी जिन इलाकों में नहर व नदियां नहीं है वहाँ नलकूप के जरिए फसलों की सिंचाई हो रही है। नलकूपों से भूजल का अंधाधुंध दोहन बढ़ते जल संकट के लिए गंभीर हालात पैदा कर रहा है और इससे निपटने के लिए कम जल अधिक उपजाऊ फसल पैदा करने वाली तकनीकी नीति को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये कुछ बात हो गई किसके बारे में, जो हमें एक पृष्ठभूमि देखनी थी। अधिक भूजल दोहन के कारण 7 राज्यों को अटल भूजल योजना में भी किया शामिल। तो आप देखिए कि किन राज्यों को जो अटल भूजल योजना है उसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर मानक बताए गए, मानक मीटर बिलो ग्राउंड लेवल में। तो जैसे ही एक मानक के निश्चित अगर इनका भूजल जाता है तो उनको एक अटल भूजल योजना में शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद इन पर खास ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर लोकेशन को देखिए तो ये हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इनको किस में शामिल किया गया है तो अटल भूजल योजना में। तो आप देखिए इनके मानक कितने गिरे हुए हैं। हरियाणा का 108 है, राजस्थान का 119, उत्तर प्रदेश का 44, उसके अलावा गुजरात का 44, उसके अलावा महाराष्ट्र का देखिए तो 39 है, कर्नाटक का 32 है, मध्य प्रदेश का 54 है। तो जो एक मानक से अगर नीचे इनका ग्राउंड लेवल चला जाता है तो उसी को फिर इनको अटल भूजल योजना में इन पर खास फोकस किया जाता है कि किस तरह से यहाँ की जो भूजल योजना है या भूजल है ग्राउंड वाटर लेवल उसको बढ़ाया जा सके। अब हम इसी से संबंधित जो भूजल योजना है इसको भी देखेंगे। उससे पहले देख ले कि पानी की बचत कृषि में तो किस तरह से जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करके जो फसल की उपज उसमें भी वृद्धि के साथ साथ जो पानी की बचत भी की जा रही है। तो यहाँ पर ड्रिप सिंचाई की बात की गई है कि इस तकनीक में पाइप खेतों में फसल के ऊपर लगा होता है। फसल को जितने पानी की जरूरत होती है उतना पानी बूंद बूंद कर के रूप में मिलता है और किसान वॉल्व के जरिए से कंट्रोल कर सकता है। आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि फसल दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है तो ये क्या कहना चाह रहा है कि फसल उपज में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी और पानी की बचत कितनी होगी। तो आप टमाटर को देखिए तो इससे क्या होगा कि ड्रिप सिंचाई अपनाने से 25.5% की जो उसमें वृद्धि होगी टमाटर की जो उत्पादन है। उसके अलावा पानी की बचत कितनी होगी तो 40% होगी। उसके अलावा भिंडी को देखिए तो फसल उपज में 25.4% की वृद्धि होगी और पानी बचत 20% होगा। आलू को देखिए, पत्ता गोभी को देखिए, बैंगन को देखिए, नींबू को देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करके हम जो पानी की बचत के साथ साथ ही जो फसल की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब रीच एंड फरो तकनीक को देखते हैं कि ये क्या है। तो नमी संरक्षण के लिए अपनाई जाती हैं 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाई जाती है। इन खाली नालियों का उपयोग वर्षा ऋतु में कम वर्षा की स्थिति में नाली का अंतिम छोर बंद कर पानी को रोकने में किया जाता है, जिससे फसल में अधिक समय तक नमी बनी रहती है और अधिक वर्षा की स्थिति से नाली को अंतिम छोर को खोल दिया जाता है और ऐसी स्थिति में खेत में जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होती है। तो इस तरह से रिज एंड फरो तकनीक काम करती है। उसके अलावा लेजर लेवलिंग तकनीक को देखिए तो मिट्टी की सतह एक समान नहीं होने पर बोने वाली फसलों के बीच एक समान खेत में नहीं पहुंचते हैं। सही से पानी न मिलने पर उपज पर प्रभाव पड़ जाता है। लेजर लेवलिंग में मशीन ऊंची जगह से मिट्टी को खींचकर नीचे वाली जगह पर ले जाकर क्षेत्र को समतल बनाती है और इसके साथ ही मिट्टी की उपज की क्षमता में भी जो बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से जो लेजर लेवलिंग तकनीक है वो काम करती है। अब मल्चिंग को देखिए तो खेती की मेड़ पर पराली बिछा देती हैं और पराली में मेड़ पर नमी बनी रहती है और मेड़ पर छेद कर बीज लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो उत्पादन है वो बढ़ती हैं। तो इस तरह से मल्चिंग के, लेजर लेवलिंग के, रिच एंड फरो तकनीक है और जो ड्रिप सिंचाई जो तकनीक है वो कार्य करती है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में आपसे पूछ सकते हैं कि जो कृषि की जो बढ़ती चुनौतियां हैं उनका समाधान आप किस तरह से बता सकते हैं। तो वहाँ पर आप कुछ जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम लिख सकते हैं, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो उत्पादन है साथ में जो जल संरक्षण है उनका अच्छे बेहतर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। जलवायु परिवर्तन पर COP27 6 नवंबर से। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जोड़कर देख सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच भारत समेत दुनिया भर के देश 6 से
18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27 में जुटेंगे। भारत बैठक में विकासशील देशों से जुड़े अहम मुद्दों को प्रमुखता से बैठक में रखेगा। भारत का फोकस होगा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित देशों की ओर से अब तक जो वादे किए गए हैं कि उन पर अमल करे। यहीं पर भारत अपने द्वारा जो नेट जीरो को लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कदम उठाए गए उनके बारे में भी देशों को अवगत कराएगा। दूसरा है कि विकसित देशों की ओर से जलवायु परिवर्तन से हुए अब तक नुकसान का आकलन करने के लिए कोई तंत्र विकसित हो, इस पर भी बात होगी। दूसरा है प्रभावित देशों को वादे के तहत वित्तीय मदद मुहैया करा जाए, इन पर बातचीत होगी। तो अब देखते हैं कि जहाँ पर आयोजित होगा उसकी लोकेशन को भी देखते हैं। आप इस इमेज से देखिए तो आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है या जलवायु परिवर्तन है वो किस तरह से हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि समुद्र है, समुद्र में आपको आइस जो दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखिए किस तरह से जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से जो इसका लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। माफ कीजिए, इसका जो लेवल है या जो बर्फ की जो चादर है मोटी थी तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस तरह से जो हम देख सकते हैं। उसके अलावा आप एक अन्य में से समझिए तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको भालू दिखाई दे रहा होगा, आइस भालू। उसके अलावा देखिए आपकी इसके नीचे की जो चादर है, आइस सीट है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कम क्यों हो रही है? तो ये पिघल रही है। तो पिघलने का कारण क्या है? तो ये गर्म हो रही है, इसका मतलब। तो गर्म क्यों हो रही है? तो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है? तो आप उनको देखिए। अब इंडिकेटर ऑफ अ वार्मिंग वर्ल्ड, तो आप देखिए यहाँ पर जो जो वर्ल्ड है वो वार्मिंग हो रहा है यानी गर्म हो रहा है। तो उसके इंडिकेटर क्या है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ग्लोब है या जो पृथ्वी है वो गर्म हो रही है? तो उससे कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? तो एक है कि ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। दूसरा है कि जो टेम्परेचर ओवर लैंड है वो इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमिडिटी है वो बढ़ रही है। टेम्परेचर ओवर ओशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। स्नो कवर है वो कम हो रहा है। दूसरा है कि जो ट्री लाइन्स शिफ्टिंग पोलवर्ड एंड अपवर्ड है, तो धीरे धीरे जो ट्री लाइन्स है वो शिफ्ट होती जा रही है। किस तरफ? पोलवर्ड यानी पोलो की तरफ, और अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ धीरे धीरे है। उसके अलावा जो एयर टेम्परेचर है नियर सरफेस वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है ट्रोपोस्फीयर में। सी सरफेस टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो आइस शीट है उनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आइस शीट पिघलेगी तो पानी कहाँ जाएगा? तो सी लेवल को इंक्रीज करेगा। जो सी आइस है वो कम होती जा रही है। ओशन हीट कंटेंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरा है कि स्प्रिंग कमिंग अर्लियर, यानी जो ऋतुएं हैं वो जल्दी आने लगी हैं। दूसरा है स्पेशल माइग्रेशन पोलवर्ड एंड अपवर्ड, यानी जो स्पेशीज हैं वो जीव जंतु हैं वो पोलवर्ड यानी पोल की तरफ और ऊपर की तरफ धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम इंडिकेटर को देख सकते हैं। अब आप देखिए जहाँ पर जो आयोजित होने वाली है COP27 की बैठक, अब उसकी लोकेशन को देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि ये शर्म अल शेख, ये कौन सा है? तो सिनाई प्रायद्वीप पे। किसका है? तो इजिप्ट का है। तो वहाँ पर आयोजित होने वाली है। अब आप यहाँ पर लोकेशन को देखिए तो नील नदी होगी। शर्म अल शेख के दक्षिण में क्या हो जाता है? तो रेड सी हो जाता है। इसके अलावा स्वेज कैनाल हो जाती है, ये मेडिटेरियन सी हो गया। उसके अलावा देखिए आप ये कायरा होगी, इसकी राजधानी होगी मिस्र की, गिजा हो गया। यहाँ से शर्म एल शेख तो डायरेक्ट काय से जा रहे हैं? तो ये एयरप्लेन से जा रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए नील नदी हो गई है, ये लुक्सर हो गया है। उसके अलावा आप देखिए आसवान हो गया है, ये लेक नासिर हो गई है। तो ये उसकी कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन हो जाती हैं। अब हम इजिप्ट का जो मैप है उसका एनालिसिस करते हैं। तो मिस्र यानी मिस्र के उत्तर में क्या हो गया? तो भूमध्य सागर हो गया। इसके पश्चिम में क्या हो गया? तो लीबिया हो गया। दक्षिण में क्या हो गया? सूडान हो गया। और पूर्व में इसकी सीमा किससे लग रही है? तो इधर इसराइल से इसकी सीमा लग रही है, और फिलिस्तीन से इसकी सीमा लगती है गाजा स्ट्रिप के थ्रू। उसके अलावा देखिए पूर्व में इसकी रेड सी आ जाता है। उसके अलावा आप देखिए इसकी महत्वपूर्ण लोकेशन को। अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो लोकेशन उनको देखिए तो ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया। तो ये कनेक्टिविटी का काम करता है किसके बीच में? एशिया और अफ्रीका के बीच में। और इसकी लोकेशन को देखिए आप, ये मिस्र की तो एक सामरिक स्थिति के लिहाज से भी इसकी लोकेशन महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर किसी देश का अगर मिस्र पर या इसके किसी पोर्ट पर अगर सैनिक क्षमता वाला अगर अच्छा पोर्ट हो या अड्डा हो तो वो रेड सी पर नियंत्रण रख सकता है। दूसरा भूमध्य सागर पर नियंत्रण रख सकता है। दूसरा यहाँ से जो सप्लाई चेन है उसको बाधित भी कर सकता है। तो आप देखिए इसकी लोकेशन कितनी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा देखिए स्वेज कैनाल की हमने बात की तो किसको जोड़ रही है? तो भूमध्य सागर को रेड सी को जोड़ रही है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर इसकी राजधानी कायरा हो जाती है, जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के किनारे स्थित है। अब इसमें व्हाइट नील और ब्लू नील मिलती है, फिर उसके बाद इसका नील नदी नाम हो जाता है। उसके अलावा देखिए ये लेक नासिर हो गई है। अब इसी पर जो आसवान डैम है वो बनाए गए हैं। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, और इसी के किनारे जो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है वो महत्वपूर्ण पोर्ट है किसका? मिस्र का वो स्थित है। अब ये नील नदी है, इसके पूर्व में देखिए तो आपको ईस्टर्न डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा। इसके पश्चिम में देखिए तो व्हाइट डेजर्ट और वेस्टर्न डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा। ऑस्ट्रेलियन लिबियन डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा
ब्लैक डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा, तो ये किस दिशा में अवस्थित है? नील नदी की तो पश्चिम की दिशा में अवस्थित है। उसके अलावा गिल्प केबिर प्लेटू जो मिस्र में अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन को देखिए तो आप अच्छे से इसका एनालिसिस कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तो गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ सुएज है, तो इन दोनों के बीच में इसकी लोकेशन आ जाती है किसकी? शर्म एल शेख की। उसके अलावा आप और भी अच्छे से इसके मैप का एनालिसिस कीजिए, और इसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो होकर गुजर रही है, उसी के उत्तर में जो आसवन डैम में अवस्थित है। उसके अलावा इसकी राजधानी है जो सिनाई प्रायद्वीप है वो इसी के उत्तर में अवस्थित है। तो इस तरह से हमें इसके मैप को भी देखना था और जो खबर में थी तो चर्चा को भी देखना था। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत में मैन्युफैक्चरिंग लागत सबसे कम। तो यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया में भारत में मैन्युफैक्चरिंग लागत सबसे कम है। इस मामले में भारत, चीन और वियतनाम से भी आगे है। 85 देशों पर आधारित इस रिपोर्ट में संयुक्त रूप से अच्छे देशों की रैंकिंग में भारत 31वें स्थान पर रहा है। ओपन फॉर बिजनेस वर्ग में भारत 37वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट में 85 देशों का 73 अलग अलग गुणों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। अब इसी रिपोर्ट को आप इसे जोड़िए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस। तो आप देखिए कि यहाँ पर इंडिकेटर दिखा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो चीपेस्ट टू मोस्ट एक्सपेंसिव। तो आप देखिए 92, 102, 111, 121। तो आप देखिए कि भारत में जो कलर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे चीपेस्ट है। उसके अलावा देखिए कि आसियान देशों में एक इंडोनेशिया का दिखाई दे रहा है, एक थाईलैंड का दिखाई दे रहा है, एक भारत का, एक मेक्सिको। तो ये सबसे कम लागत आती है यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है। उसके अलावा आप देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर लागत आ रही, तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऑस्ट्रेलिया है, एक ब्राज़ील है। उसके अलावा यूरोप में चलिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक फ्रांस है, एक जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, और उसके अलावा स्वीडन है। तो इनमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है किसकी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। उसके अलावा आप कनाडा को भी देखिए तो इसमें भी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि अब इसके मायने क्या है। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अगर कोई भी बिजनेस है जो भी यूनिट है वो लगाना चाहता है तो कहाँ पर लगाएगा? तो सीधी सी बात है कि वो वहीं पर लगाएगा जहाँ पर जो उसकी लागत है वो कम आए और जो मुनाफा है वो ज़्यादा मिले। तब वो किन कंट्रीज़ को प्रिपेयर करेगा? तो वो भारत को करेगा, या थाईलैंड को, इंडोनेशिया को, या मेक्सिको को करेगा। उसके अलावा वो और भी लोकेशन को देखने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सस्ता होने की वजह से क्या है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि उसके सस्ता होने की वजह से क्या है कि वहाँ पर जो लेबर है, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, उनकी जो उपलब्धता है वो ज़्यादा है। उसके अलावा वहाँ पर जो भूमि है वो सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाती है। उसके अलावा वहाँ पर जो कानून है या जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनका जो नियंत्रण है वो जो बिजनेस है उस पर कम होता है। उसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग है या बिजनेस को जो प्रमोट करने की जो सरकार की नीतियाँ हैं वो भी एक तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इस तरह से जो हमें ये खबर देखनी थी। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। रूसी सेना ने खाली किया खेरसन का बड़ा इलाका। तो जैसा कि हमें पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में निरंतर जो संघर्ष है वो जारी है और ये चर्चा में भी बने हुए हैं। तो अब हम खेरसान की मैप को देखते हैं। तो ये यूक्रेन का मैप हो गया। तो अब इसकी सीमा को देखिए, पहले यूक्रेन की किससे सीमा लग रही है। तो आप देखिए उत्तर में बेलारूस हो गया, पूर्व में रूस हो गया, दक्षिण में इसके ब्लैक सी हो जाता है। इधर पश्चिम में आए तो आपको मोल्डोवा दिखाई दे रहा होगा, ये रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया और स्लोवाकिया, इनसे इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण जो सिटीज थी उनको देखिए, तो ये मारियोपोल हो गया। उसके अलावा जपोरिजिया, निप्रो, उसके अलावा खार्किव को देखिए। उसके अलावा शेरनिहिव को देखिए, कीव इसकी राजधानी को देखिए। उसके अलावा ओडेसा पोर्ट को देखिए, मिकोलाई को देखिए, आप खेरसान को, लुत्स्क को देखिए। अब इसी को आइए आप खेरसान को देखिए, तो खेरसान वाला क्षेत्र कहाँ हो गया, तो ये ब्लैक से हो गया, ये क्रीमिया के उत्तर में हो गया। और जो निपर नदी है यहीं से होकर निकलते हुए ब्लैक सी में जाकर गिर रही है। ये जपोरिजिया, डोनेस्क, लुहांस्क वाले क्षेत्र हो गए जहाँ पर अभी रूस ने हाल ही में जो जन्म संग्रह भी कराया था, और इनको जो रूस को जो ये क्षेत्र इनको रूस में मिलाने की जो आधिकारिक घोषणा भी रूस ने की थी। तो इस तरह से आप देखिए। अब हम चलते हैं यूक्रेन पे। तो आप देखिए कि इसकी पूर्व में सीमा रशिया से लगती है, उत्तर में बेलारूस हो गया, इधर स्लोवाकिया या किधर उत्तर पश्चिम की दिशा में। उसके अलावा पश्चिम में चलिए तो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा हंगरी हो गया। उसके अलावा दक्षिण पश्चिम में रोमानिया से लग रही है, मोल्डोवा से सीमा लग रही है, और दक्षिण में ब्लैक सी अवस्थित हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण नदी उनको देखिए, तो एक नीपर नदी हो जाती है, एक डोनेस्क रिवर हो जाती है, एक जो नाइपर नदी है, या जो महत्वपूर्ण जो 3 नदी है उसके अलावा साउदर्न बक रिवर्स। तो ये 4 महत्वपूर्ण नदियाँ हो जाती हैं जो किस में अवस्थित है, तो यूक्रेन में अवस्थित है। अब इसकी राजधानी को देखिए, कीव किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो नीपर नदी के किनारे अवस्थित है। और उसके अलावा जपोरिजिया को देखिए, तो जपोरिजिया जो परमाणु संयंत्र वो भी चर्चा में बना हुआ था, तो वो नीपर नदी के किनारे अवस्थित है।
उसके अलावा खेरसान को देखिए, मारियोपोल को देखिए, डोनेट्स्क को, लुहांस्क को देखिए। तो ये यूक्रेन की जो राजधानी है उसकी किस दिशा में अवस्थित है, तो दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। उसके अलावा डोनेट्स्क रिवर को देखिए, खार्किव को देखिए, तो खार्किव कौन से रिवर्स के किनारे अवस्थित है, तो डोनेट्स्क रिवर के किनारे अवस्थित है। उसके अलावा देखिए कि कहाँ जाके गिरती है, तो ब्लैक सी में जाकर गिरती है। उसके अलावा खेरसान को देखिए, तो खेरसान किसके उत्तर में अवस्थित है, क्रीमिया प्रायद्वीप उसके उत्तर में अवस्थित है। उसके अलावा कर्च स्टेट है वो किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जोड़ने का काम करी। ओडेसा पोर्ट कहाँ पर अवस्थित है, तो ब्लैक सी के किनारे अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर चेरनोबिल को देखिए, तो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो निपर नदी के किनारे अवस्थित है। ये चेरनोहिव, तो ये किस किनारे नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये डेस्ना रिवर के किनारे अवस्थित है। और ये आगे चलकर जो निपर नदी उसमें जाकर गिर जाती हैं। तो इस तरह से हम इसकी लोकेशन को देखना था यूक्रेन की। अब बढ़ते हम अगली खबर पर। इजराइल में नेतन्याहू को स्पष्ट बहुमत, तो इजराइल के आम चुनाव में लगभग 99% मतपत्रों की गिनती पूरी होने के साथ पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी गठबंधन को गुरुवार को 120 सदस्यीय संसद में 64 सीटें मिली हैं। स्पष्ट बहुमत के साथ ही नेतन्याहू की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इजरायली बलों के हाथों 4 फलस्तीनी मारे गए। तो अब हमने देख लिया कि चर्चा में क्यों इजराइल, तब इजराइल की मैप को देखते हैं हम। तो ये इजराइल का मैप हो गया। तो अब हम पहले इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखते हैं कि किसके साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। तो उत्तर में देखिए तो लेबनान से इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा पूर्व में चलिए तो पूर्व में आप देख पा रहे होंगे सीरिया से इसकी सीमा लग रही है, जॉर्डन से इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा आप चलिए दक्षिण पश्चिम में तो इजिप्ट से इसकी सीमा लग रही है। पूर्व में भूमध्य सागर से इसकी सीमा लग रही है। दक्षिण में चलिए तो गल्फ ऑफ अकाबा से इसकी सीमा लग रही है और वहाँ पर इलाट जो पोर्ट है वो अवस्थित है। उसके अलावा देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण रिवर है उसको देखिए, तो ये लेक टिब्रिस हो गई या सी ऑफ गैलिली भी कहते हैं इसको। अब यहाँ से जॉर्डन रिवर निकलती है, जॉर्डन रिवर निकलते हुए डेड सी में जाकर गिर जाती हैं। अब देखिए ये जो जॉर्डन रिवर है इसकी सीमा किन किन देशों से लग रही है, तो आप देख पा रहे होंगे एक सीरिया से, एक इजराइल से, एक फलस्तीन से और एक जो जॉर्डन है उससे इसकी सीमा लग रही है। और जो डेड सी है वो किन देशों से इसकी सीमा लगती है, तो एक इजराइल से, जॉर्डन से, उसके अलावा फलस्तीन से इसकी सीमा लगती है। उसके अलावा देखिए लेक टिब्रिस कहाँ पर अवस्थित है, तो इजराइल में अवस्थित है। उसके अलावा देखिए ये फिलिस्तीन हो गया। तो इसके दो महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हो गए, तो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र हो गया। तो ये दो क्षेत्र किसके, तो फिलिस्तीन के। तो अब इन्हीं को लेकर जो इजराइल है और फिलिस्तीनियों के बीच में जो संघर्ष है वो चलता रहता है। उसके अलावा आप इसकी राजधानी देखिए इजराइल की, तो तेल अवीव इसकी राजधानी हो जाती है। जेरूशलेम की लोकेशन को देखिए, तो जेरूशलेम की लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है, क्योंकि चर्चा में बनी रहती हैं। गाजा स्ट्रिप को देखिए तो तेल अवीव की किस दिशा में अवस्थित है, तो आप देख पा रहे होंगे दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। उसके अलावा देखिए मेडिटेरियन सी से इसकी सीमा लग रही है। तो पूछ सकता है कि जो फिलिस्तीन वाला जो क्षेत्र है उसकी किस क्षेत्र की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, तो गाजा स्ट्रिप की सीमा लगती है। या किस क्षेत्र की सीमा डेड सी से लगती है, तो वेस्ट बैंक की सीमा लगती है, डेड सी है। उसके अलावा जो फलस्तीन क्षेत्र है उसका जो वेस्ट बैंक है उसके उत्तर में क्या आ जाता है, तो लेक टिब्रिस अवस्थित हो जाती है और उसी के उत्तर में लेबनान हो जाता है। अभी हाल ही में लेबनान और इसराइल के बीच में जो भूमध्य सागर में जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्षेत्र है उसको लेकर भी विवाद बना हुआ था। तो इस तरह से भी ये चर्चा में बना हुआ था अभी। तो इस तरह से मैं इसकी मैप को देखना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत के विरोध के बावजूद सीपीईसी को अफगानिस्तान तक बढ़ाएगी चीन और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और चीन ने भारत के विरोध के बावजूद चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। 60 अरब डॉलर की परियोजना के तहत पाक की ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिंजियांग से जोड़ा जाना है। यह परियोजना गुलाम कश्मीर से गुजरती है और इस वजह से भारत इसका विरोध कर रहा है। अब आप मैप पे आइए, तो आप मैप में देखिए तो ये ग्वादर पोर्ट हो गया किसका, पाकिस्तान का, और ये चीन का जो क्षेत्र हो गया कौन का, खासकर शिंजियांग प्रांत में अवस्थित है। अब आप देखिए कि ये जो पीओके यानी जो गुलाम कश्मीर से होकर गुजर रही है जो हमारा क्षेत्र है, तो इस तरह से भारत इसका विरोध कर रहा है क्योंकि ये हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा बनी हुई है। उसके अलावा देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को तो आप देख पा होंगे इसके किनारे आपको गिलगिट बाल्टिस्तान, ये इस्लामाबाद, लाहौर, ये इससे अवस्थित हैं। उसके अलावा देखिए ग्वादर की, तो ये अरब सागर हो गया, तो इसलिए ये लोकेशन इसकी महत्वपूर्ण है। अब हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके बारे में और कुछ अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। तो सीपीसी परियोजना एक नज़र में तो लगभग 50 अरब डॉलर की लागत से पूरा होगा गलियारा। सड़क, रेल, ऊर्जा पर है खास ध्यान। उसके अलावा 2030 तक करीब 7 लाख लोगों को इस परियोजना से प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलने की उम्मीद जताई गई है। करीब 3000 किलोमीटर लंबी सड़क के जरिए ग्वादर को चीन के
काश्गर से जोड़ा जाएगा। तो आप देखिए ये लोकेशन, ये काश्गर हो गई और ये ग्वादर हो गया। तो ये शिनजियांग प्रांत में अवस्थित है और ये बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है। 14,503 पाक सुरक्षाकर्मी सीपीईसी के निर्माण में कार्यरत, 7,036 चीनी कारों की सुरक्षा में लगे हैं। परियोजना की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने ताकत झोंकी, तटरक्षक बल और वायुसेना को भी लगाया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले जो चर्चा में बना हुआ था कि किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी है चीन के, तो उन पर हादसे हुए थे, तो उसी के लिए फिर पाकिस्तान ने जो सुरक्षा कर्मियों को इनकी जो तैनाती है कामगारों की सुरक्षा के लिए वो तैनात किया है। अब इसके साथ आप देखिए तो सड़क के साथ साथ रेल लाइन और गैस पाइपलाइन बिछाने का भी प्रस्ताव है। इसके तहत शंतार पास, बापूसर मार्ग और गिलगित स्कार्दू मार्ग का निर्माण करने का इसमें वादा किया गया है। अब इसको चीन को क्या लाभ है, तो पश्चिम एशिया से तेल का सीधी आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए हो सकेगी। भारत से तनाव की स्थिति में अरब सागर पर रणनीतिक बढ़त बना सकेगा। दूसरा है भूमध्य सागर के रास्ते होने वाले भारत के व्यापार पर रखेगा नजर। उसके अलावा चीन के अपेक्षाकृत कम विकसित पश्चिमी क्षेत्रों का हो सकेगा इससे विकास। तो ये चीन को लाभ हो रहे। अब पाकिस्तान पर असर को देखिए तो आरंभिक आकलनों के अनुसार पहले ही साल में जीडीपी में 1.5% की बढ़ोतरी होगी। सीपीसी में कई ऊर्जा परियोजनाएं शामिल है जिनमें बिजली संकट दूर किया जा सकेगा। हालांकि पीपीपी सांसद सीपीसी के जरिए देश को आर्थिक गुलाम बनाने की आशंका जता चुके हैं। अवामी लीग, फाटा वकील संघ, मजदूर किसान पार्टी आदि से सिर्फ पंजाब की योजना बता रही है। अब आप देखिए विरोध जारी है। तो परियोजना के लिए खैबर पख्तूनख्वा के हजारा डिवीजन से हटाए जा रहे लोगों ने विरोध किया है। गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में भी परियोजना का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। चीन ने भी इस योजना पर आपत्ति जताई है। अब चिंता के बिंदु को देखिए तो सितंबर 2016 में चीन के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने परियोजना को चिंतित करने वाला बताया है। साथ ही सरकार को सलाह दी थी कि वह सीपीसी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूर्वी एशिया का रुख करें। अब भारत की आपत्ति क्या है इस पे, तो 650 किलोमीटर लंबा हिस्सा सीपीसी का गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरेगा जो भारत का हिस्सा है। पाक योजना को मंजूरी देने के लिए अधिकृत नहीं, रणनीतिक रूप से भी यह भारत के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है। तो ये भारत के विरोध के कारण है। तो इस तरह से आप देखिए इसकी लोकेशन वापिस, तो ये काशगढ़ क्षेत्र हो गया, ये ग्वादर पोर्ट हो गया, इन दोनों को जोड़ रही है। अब इसमें देखिए तो ये गुलाम कश्मीर हो गया, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है और यहीं से एक तरह से अनाधिकृत या इलीगल रूप से जो इसका निर्माण किया जा रहा है, इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारे अखंड भारत का क्षेत्र है। अब आप देखिए सीपीसी पे कौन से जो शहर है वो अवस्थित है, तो इस्लामाबाद, लाहौर है वो अवस्थित है। उसके अलावा देखिए अब डेरा इस्माइल खान एक जो सीपीसी है उसके किस दिशा में अवस्थित है, तो पश्चिम की दिशा में। ये कराची पोर्ट को देखिए, एक गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र को देखिए। तो इस तरह से हमें इसको देखना था। अब जब भी सीपीसी की बात आती है तब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उस योजना की बात आती है। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो योजना है वो चीन की महत्वाकांक्षी योजना है कि किस तरह से जो चीन है अपने प्रभुत्व को जो ग्लोब में बढ़ाना चाहता है, तो उसी के लिए उसने तरह तरह की योजना चला रखी है। तो उसने जो समुद्र से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किन देशों से, तो अफ्रीका के जो कंट्री से, यूरोप के जो कंट्री से, मिडिल ईस्ट के कंट्री से, उसके लिए उसने मेरीटाइम सिल्क रोड है उसको चालू किए हैं। उसके अलावा स्थलीय भूभाग से जोड़ने के लिए, कौन से भूभाग से, तो पश्चिमी एशिया से, यूरोप से और अफ्रीका से, तो उसके लिए उसने न्यू सिल्क रोड है उसको लागू किए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दो तरह की योजना हो गई है। अब सीपीसी है तो वो किसका हिस्सा है, तो वो दोनों का हिस्सा है, एक न्यू सिल्क रोड का भी है और एक मेरीटाइम सिल्क रोड का भी हिस्सा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से चीन ने अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए साउथ चाइना सी से होते, बे ऑफ बंगाल से होते, अरब की सागर से होते हुए अफ्रीका से अपनी कनेक्टिविटी पहुंचाई, इधर रेड सी से होते हुए जो यूरोप तक अपनी कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं वो। अब न्यू सिल्क रोड को देखिए तो आप देख पा रहे होंगे कि सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट है, उसके अलावा यूरोप को देखिए, यूरेशिया वाले क्षेत्रों को देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि वो अपनी जो महत्वाकांक्षी योजना है BRI के तहत इन क्षेत्रों तक अपनी कनेक्टिविटी पहुंचा रहा है। उसके अलावा जो सीपीसी अब उसको आप देख पा रहे होंगे, तो आप देख पाए नीचे देखिए तो आप देख पा रहे होंगे साउथ चाइना सी से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, अरब सागर से, माफ कीजिए बंगाल की खाड़ी से होते हुए, अरब सागर से होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए उसको अफ्रीका तक अपने पहुंच बनानी है। अब आप यहाँ पर देखिए भारत की जो सामरिक लोकेशन उसको देखिए, तो यहाँ पर जो इंडियन ओशन है उसमें टक्कर देने वाला कोई नहीं भारत को। तो अब चाइना ने इसके लिए क्या ढूंढा कि किस तरह से जो कनेक्टिविटी है अफ्रीका तक या जो पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट है वहां तक पहुंचा जाए, तो उसने उसके लिए क्या सीपीसी की कल्पना की, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। तो अब वो क्या करेगा चाइना, तो अब उसको इतना लंबा रूट कवर नहीं करना पड़ेगा। अगर
मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आई कि जहाँ भारत ने उसकी जो सप्लाई चेन है उसको बाधित कर दिया, या उसकी जो कनेक्टिविटी है अफ्रीका तक या मिडिल ईस्ट तक उसको बाधित कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो पाकिस्तान के साथ जो सीपीसी है उसके तहत जो अरब सागर है या अरब सागर से होते हुए जो अफ्रीका है मिडिल ईस्ट तक अपनी जो पहुंच है वो सुनिश्चित कर सकेगा। उसके अलावा जो सीपीसी है उसके तहत क्या करेगा कि जो मिडिल ईस्ट में जो इकोनॉमी है, ऑयल इकोनॉमी है या जो भी गैस है, तो उसकी आपूर्ति भी यहीं से की जा सकेगी चाइना को। उसके अलावा जो उसका निवेश है अफ्रीका के देशों में, तो उसमें भी इसमें मददगार साबित हो सकेगी। इस तरह से आप इसकी लोकेशन को देखिए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए इसका कि इसका किस तरह से फायदा हो सकता है, क्योंकि जो प्रीलिम्स और मेंस में इससे प्रश्न बन चुके हैं पहले भी। तो इस तरह से हमें देखना है कि चर्चा बनी हुई है। अब इसमें जो अफगानिस्तान है उसको जोड़ने की योजना भी है, तो इस तरह से हमें इसको देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो सशस्त्र संघर्ष करने वाले पहले क्रांतिकारी थे फड़के, तो अब इसे किससे जोड़ना, तो जीएस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में जो कंट्रीब्यूशन था जो देश के जो विभिन्न क्षेत्रों से या जिन्होंने योगदान दिया है, तो उससे भी जोड़कर देख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में कुछ। तो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 1845 में आज ही महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। वह मानते थे कि हथियार उठाए बिना स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसी विचारधारा के साथ उन्होंने करीब 300 युवाओं को जुटाकर विद्रोह की शुरुआत की थी। वह अंग्रेजों से पैसे लूटकर गरीबों में बांट देते थे। अंग्रेज सरकार उन पर इनाम रखना पड़ता था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में उनकी वीरता का गान किया है और 1883 में उनका निधन हो गया था। तो इस तरह से जो हमें ये खबर भी देखनी थी, क्योंकि प्रीलिम्स में या मेंस में डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं कि वासुदेव बलवंत फड़के किससे संबंधित है या इन्होंने किस तरह से जो अपना योगदान दिया है भारत की आज़ादी में। तो इस तरह से यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं, तो इस तरह से भी हमें देखना था। यहाँ पर हमने जो अटल भूजल योजना के बारे में बात की थी तो वो हमसे छूट गया था, तो अब उसी को देख लेते हैं कि जो अटल भूजल योजना है उसके की फीचर्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि जो सतत भूजल प्रबंधन के साथ जो सामाजिक सहभागिता है उसको बढ़ाना है, यानी जो सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है अब उसको किस तरह से बढ़ा जाए, तो उसी के लिए जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना है। उसके अलावा जो भूजल प्रबंधन है उसको व्यवहार में शामिल करना है। दूसरा है कि जो डिमांड एंड साइड जो मैनेजमेंट है या जो डिमांड सप्लाई जो मैनेजमेंट है उसको भी मैनेज करना है कि किस तरह से जो लोगों की मांग है पानी की और जो सप्लाई है उसको संतुलित किया जा सके। उसके अलावा आप देखिए कि जो चिन्हित जल संकट वाले क्षेत्रों में जो कार्यान्वयन जो है ये योजना है वो लागू की जाएगी। तो इस तरह से हमने भी इस खबर में भी देखा था। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पर अधिक भूजल दोहन के कारण 7 राज्यों को अटल भूजल योजना में शामिल किया है। तो क्यों शामिल किया गया, तो उसका यही कारण है कि जो वहाँ पर जो जल संकट है वो जो बढ़ गया है, इसकी वजह से अब ये योजना वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है उसको इंक्रीज किया जाएगा। उसमें इंक्रीज करने में किस तरह से जो कम्युनिटी है उसकी सहभागिता होगी, तो इसी के लिए ये योजना लागू की थी। उसके अलावा देखिए चल रहे जो केंद्रीय है और जो राज्यों की योजना है उन दोनों को एक साथ मर्ज करना है कि जो साझा उद्देश्य उसको प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से हमें देखना था कि जो अटल भूजल योजना है वो क्या है और ये किस तरह से कार्य करेगी। तो जो हमारा एनालिसिस है वो यही समाप्त होता है। अब अंत में हम गूगल मैप में जिन कंट्रीज की हमने बात की उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मिस्र। तो अब हम भारत पे आ गए, तो अब पहले सबसे पहले हमारे प्यारे भारत से चलते हैं हम। ये भारत हो गया, अब हमें मिस्र चलना है तो अरब सागर से होते चलेंगे हम। अब अरब सागर से चल रहे हैं हम तो हमें सबसे पहले अदन की खाड़ी मिलेगी। अब जैसे हम अदन की खाड़ी से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बाब अल मंडाप है। अब यहाँ पर अदन की खाड़ी से जैसे आगे बढ़ रहे तो यहाँ पर आपको किन देशों से मुलाकात हो रही, तो एक यमन हो गया, उसके अलावा देखिए सोमालिया होगा, जिबूटी हो गया। अब जैसे हम जिबूती से आगे बढ़ेंगे तो हमें इरिट्रिया में मिलेगी। अब इरिट्रिया से जैसे हम आगे बढ़े तो ये लाल सागर हो गया। अब लाल सागर से जैसे हम आगे बढ़े तो हमें मिस्र में हम पहुंच गए हैं। अब मिस्र में पहुंच गए, अब लाल सागर है तो लाल सागर की सीमाओं को देखिए तो किससे इसकी सीमा लग रही है, तो इधर मिस्र से इसकी सीमा लगती है। उसके अलावा देखिए सऊदी अरब से इसकी सीमा लग रही है, सूडान से इसकी सीमा लग रही है, इरिट्रिया, जिबूटी, उसके अलावा यमन से इसकी सीमा लग रही है। अब आप देखिए यहाँ लाल सागर आ गए हम। लाल सागर में देखिए तो यहाँ स्वेज कैनाल को देखिए, तो स्वेज कैनाल है वो किन 2 वाटर बॉडीज को जोड़ रही थी। ये उत्तर में भूमध्य सागर हो गया और दक्षिण में क्या हो गया, तो दक्षिण में ये रेड सी हो गया। अब देखिए जो स्वेज कैनाल है इसके दक्षिण में क्या है, तो स्वेज की खाड़ी हुई और दक्षिण में कौन सा पोर्ट है, तो स्वेज पोर्ट है। और उत्तर में क्या है, तो पोर्ट सही थे। उसके अलावा देखिए इसके किनारे कौन सी शहर अवस्थित है, तो इस्माइली इसके किनारे अवस्थित है। इसके बीच में कौन सी झील है, तो ग्रेट बिटर लेक है इसके बीच में अवस्थित है। उसके अलावा देखिए जो स्वेज कैनाल है अब ये जो बीचों बीच में अवस्थित है, तो ये वाला कौन सा क्षेत्र, तो ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया। अब सिनाई प्रायद्वीप पे आइए तो आप यहाँ पर शर्म अल शेख को देखिए, जहाँ पर नवंबर में जो COP27 उसकी बैठक आयोजित होने वाली है। तो आप देखिए एक स्वेज की खाड़ी हो गई और इधर से
अकाबा की खाड़ी हो गई, तो इनकी जो स्थिति है उसको भी देखिए, तो इसकी जो सीमा है वो किससे लग रही है, तो ये रेड सी से लग रही है। उसके अलावा आप मिस्र की जो ओवरऑल लोकेशन को देख पा रहे होंगे, तो इसकी लोकेशन देखिए तो सामरिक स्थिति से भी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी देश का अगर नियंत्रण भी होता है तो भूमध्य सागर पर और रेड सी पर नियंत्रण रख सकता है। अब यहाँ पर नियंत्रण रखने से क्या फायदा हो सकता है, तो यहाँ पर जो सप्लाई चेन है किसी देश को वो बाधित कर सकता है। अब अगर वो बाधित करती है तो उसको इतना लंबा रूट होकर आना पड़ेगा। जैसा हम देखते हैं कि जो भारत की जो शोषण में जो स्वेज कैनाल है उसने किस तरह से योगदान दिया था, तो पहले क्या अंग्रेज रहते थे तो वो ये वाला रूट लेते थे, यानी जो अफ्रीका को जो पश्चिमी क्षेत्र है उससे होकर आते थे, फिर यहाँ से मेडागास्कर से होते हुए अरब सागर से होते भारत पहुंचते थे। लेकिन जैसे ही स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ तो उन्होंने भारत का शोषण करने की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ा दी, क्योंकि अब ऐसे क्या हुआ कि अरब सागर फिर रेड से होते हुए भूमध्य सागर से होते हुए जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होते हुए ये ब्रिटेन है वो यूनाइटेड किंगडम पहुंच जाते थे, जिसकी वजह से उनकी दूरी भी कम हुई और दूसरा समय की बचत भी हुई, जिसकी वजह से जो सामान है माल है उसकी आवाजाही में बढ़ोतरी हो गई। तो इस तरह से उन्होंने जो स्वेज कैनाल है उसका महत्वपूर्ण इस्तेमाल भी किया। तो आप देख सकते हैं कि जो नहरों की जब बात की जाती है तो उसमें एक महत्वपूर्ण स्वेज कैनाल भी होती है। उसके अलावा मिस्र की राजधानी को देखिए तो कायरस की राजधानी होती है, ये न्यू कायरा वाला क्षेत्र, ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इसका महत्वपूर्ण पोर्ट है। उसके अलावा इसमें जो लेक नासिर है उसको भी देखिए, ये लेक नासिर हो गई, ये आसवान डैम हो गया है। उसके अलावा देखिए इधर ज़्यादातर जो क्षेत्र आप देख पाएंगे तो ये आपको रेगिस्तानी वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और जो मिस्र है उसकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है, तो उप सहारा वाले क्षेत्र में अवस्थित है। उसके अलावा इसकी सीमा को देखिए तो इधर लीबिया से, सूडान से, और उसके अलावा इधर इजराइल से इसकी सीमा लगती है और फिलिस्तीन से इसकी सीमा लगती है। आप फिलिस्तीन से किस क्षेत्र से इसकी सीमा लग रही होगी, तो गाजा स्ट्रिप वाले क्षेत्र की वजह से फिलिस्तीन से इसकी सीमा लगती है। लेकिन क्या जॉर्डन से इसकी सीमा लगती है, तो जॉर्डन से इसकी सीमा नहीं लगती। क्यों, क्योंकि बीच में अकाबा की खाड़ी आ जाती है, जिस वजह से इन दोनों की कनेक्टिविटी रुक जाती है। उसके अलावा सऊदी अरब से इसकी सीमा लग रही है क्या, तो नहीं, इसकी सऊदी अरब से इसकी सीमा नहीं लगती है। अब हम इसराइल की मैप को देखते हैं, क्योंकि इसराइल भी चर्चा में बना हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो भी चुनाव हो रहे जिसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। तो आप इसराइल को देखिए, तो इसकी सीमा को देखिए सबसे पहले आप, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी सीमा जो दक्षिणी में किससे लग रही है, तो इधर सिनाई प्रायद्वीप से, जो मतलब मिस्र से इसकी सीमा लग रही है। इसके अलावा आप देखिए अकाबा की खाड़ी से इसकी सीमा लग रही है। अब अकाबा की खाड़ी के अलावा इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इधर जॉर्डन से इसकी सीमा लग रही है। ये फिलिस्तीन तो इसके बीच में अवस्थित है। उसके अलावा उत्तर में देखिए लेबनान से सीमा लग रही है। उसके अलावा सीरिया से इसकी सीमा लग रही है। अब इसमें महत्वपूर्ण रिवर उसको देखिए, तो ये लेक टिब्रिस हो गई, या टिब्रिस रिवर बोल सकते हैं, या गलील सागर भी कह सकते हैं। अब ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये इसराइल में अवस्थित है। इसकी सीमा को देखिए आप, तो इधर देखिए आप सीरिया दिख रहा होगा। अब यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, तो यहाँ से देखिए आप जॉर्डन रिवर दिखाई दे रही होगी आपको, ये जॉर्डन रिवर निकल रही है। अब ये कहाँ जाके गिरेगी, तो ये डेड सी में जाकर गिरेगी। तो आप देखिए ये कहाँ जाकर गिर रही है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये डेड सी में जाकर गिर रही है, ये लाल सागर में। तो ये आप देखिए ये जॉर्डन हो गया, ये इजराइल वाला क्षेत्र हो गया, और डेड सी में जाकर गिर रही है। अब आप जो डेड सी है उसको देखिए, तो इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इजराइल से, फिलिस्तीन से और जॉर्डन से इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा देखिए जॉर्डन रिवर किन देशों से इसकी सीमा होकर गुजर रही, तो इधर फिलिस्तीन से, उसके अलावा इधर सीरिया से, माफ़ कीजिए, सीरिया से इसकी सीमा लगती है, बाकी जॉर्डन से, इजराइल से इसकी सीमा लग रही है। और इसके अलावा आप इस जो इजराइल की बात करें, इसकी राजधानी देखिए तेल अवीव, तो तेल अवीव इसकी राजधानी हो गई। उसके अलावा वेस्ट बैंक को देखिए, गाजा स्ट्रिप को देखिए, जेरूसलम को देखिए, क्योंकि चर्चा में बने रहते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है वो चलता रहता है कभी भी। उसके अलावा हाइपा को देखिए, उसके अलावा भूमध्य सागर में देखिए, तो इसकी सामरिक स्थिति को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें इजराइल की मैप को देखना था। तो इस तरह से जो हमारा जो एनालिसिस है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।